जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि कोरोना काल में जरा सोचिए, अगर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं होते तो हमारी जिंदगी क्या होती। इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े पर्दे पर अक्सर हमें बड़े बड़े थिएटर में जाने की आदत पड़ जाती है, लेकिन ओटीटी ने एक नई जिंदगी दे दी है, न सिर्फ युवा पीढ़ी को बल्कि उन तमाम लोगों को जिनके भीतर एक अकेलापन रहता है। क्योंकि मुझे 90 का दौर याद आता है जब रामायण और महाभारत को देखकर हम सब आगे बढ़े, बड़े हुए। उसके बाद टेलीविजन का दौर आया, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स का दौर आया, कहानियों के साथ वो अलग अलग रंग भी प्रस्तुत करते रहे। लेकिन ओटीटी की जो दस्तक हुई है, यकीनन वो बहुत सारी कामयाबियों की कहानी भी बयां करती है। तो इसी के साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि हर घर में ओटीटी की पहुंच है और वो लोगों को बिगाड़ने का काम भी कर रही है। तो उमाशंकर जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि मैंने देख रखी है आपने जो भी सीरीज की हैं, भीतर से कहां से प्रेरणा मिली, आपके लिए साहित्य क्या है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हैं वो चुनौतियां ज्यादा लेकर आई हैं, या आपको लग रहा है कि बदलते दौर की नई परिभाषा है और लोगों के मनोरंजन का एक बड़ा कारण? सबसे पहले आज तक का इंडिया टुडे ग्रुप का धन्यवाद इतना बड़ा जलसा कराने के लिए। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। दिल्ली मेरे लिए दूसरा घर है। लगभग 10 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं बॉम्बे जाने से पहले के। और बेरोजगारी, थोड़ा सा माइक बस आप अपने पास रख लीजिए। बेरोजगारी, नौकरी के, छात्र जीवन के करीब 10 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं। और मेरे लिखने की शुरुआत इंडिया टुडे ग्रुप से ही हुई थी। अच्छा, जी जी। इंडिया टुडे मैगजीन से। हाँ। अशोक जी उस समय साहित्य का कॉलम देखते थे और वो बुक रिव्यू था, और वहाँ से आज तक का, अभी तक का जो सफ़र है। तो ओटीटी का जो जलवा शब्द है, जलवा शब्द से मुझे बहुत सख्त तो नहीं बट एक हल्का नाजुक मुलायम सा ऐतराज़ है। मैं बोलूँगा कि ओटीटी ने एक दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। और मुझे याद है 2016-17 में, 17 में मेरे ख्याल से, जब मेरी पहली फिल्म आई थी डॉली की डोली, उसके 2-2.5 साल हो गए थे और फिल्म में बहुत वर्कआउट नहीं हो रही थी और मेरे पास एक प्रपोजल आया कि ओटीटी लिखिए। मैंने कहा मैं ओटीटी लिखूंगा, मैं सिनेमा का राइटर हूँ। और उसके 2 साल में वक्त ने एक बड़ा सा लीड लिया, और जैसे कि इतना बड़ा साल गुजरा हो, और इस 2-2.5 साल में मैं महारानी का 2 सीजन और एक खाकी सीरीज लिख चुका हूँ। महारानी में कहा जाता है राबड़ी देवी जी का बड़ा महिमा मंडन किया है आपने, सच है क्या? नहीं, राबड़ी देवी नाम का कोई कैरेक्टर महारानी में है ही नहीं। जो कैरेक्टर है वो उन्हीं को। नहीं, कैरेक्टर का नाम रानी भारती है जी। मेरे को बिहार से मुझे बहुत लोग बोलते थे और पत्रकार दोस्त ही बोलते थे, तो मैं पूछता था उनसे कि यार बिहार में कोई दूसरी सीरीज तो नहीं चला दी उन्होंने, है ना? तो मेरे किरदार का नाम रानी भारती है। बिहार की जब भी बात इतना हिट भी तो हुआ ना, अगर दर्शकों का इतना प्यार मिला तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये लालू परिवार से थोड़ी सी कहानियों को और अगर अलग कर दे, क्योंकि मैंने खुद देख रखी है, तो देख के तो ऐसा ही लगता है कि बिहार है, एक महिला है, उसका पति जब हट जाता है तो महिला को गद्दी सौंपी जाती है। हालांकि बाद में महिला अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनको लगता है कि मैं ही अच्छा राज चला सकती हूँ। वो अपना इस मामले में राबड़ी देवी जी पीछे रही। हाँ जी। हाँ, वो अपना रास्ता चुनती। देखिए, बिहार पे आप कोई भी कहानी लिखें और उसमें कोई महिला मुख्यमंत्री का किरदार होगा, या कोई भी सोच बनाए, सिनेमा बनाए, तो लोग उसकी तुलना स्वाभाविक रूप से राबड़ी देवी से कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वही रही हैं। अब सवर्ण जाति वाले कहते हैं आपने बड़ा निशाना साधा है उन लोगों पर, ऊंची जातियों पर, महारानी में, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैदाइशी रूप से, सोच के स्तर पे तो नहीं कह सकता, पैदाइशी रूप से मैं भी उसी समाज से आता हूँ। मेरा जब हम सीरीज बनाते हैं तो किसी को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद होता है कि हम लोगों को इंटरटेन करें, समाज को लेके जो एक हमारी समझदारी है उसे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, राजनीति पे अपनी बात रखें। और जब आप अपनी बात खुल के रखेंगे तो कुछ लोगों को नागवार लगता है, और ये जिनको भी ये नागवार लगता है ना कि सवर्ण समाज को हमने ठेस पहुंचाई, तो ये उनका ना थोड़ा सा जातिवादी होना बताता है ना? अगर जातिवाद बुरा है ना, तो जाति की अगर बुराई भी हो रही तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, कोई नाम लेके थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये लेखक की अपनी स्वतंत्रता होती है कि वो अपने मनोभावों को किस तरह से ओटीटी पर या टीवी पर या कहानी में, किताबों में, उपन्यास में जिस भी तरह से परिलक्षित करे। दिव्य प्रकाश दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग चूंकि जितने युवा बैठे हैं यहाँ पर, ज्यादातर लोगों के रोल मॉडल हैं।
आप लोगों ने अपनी जगह जिस तरह से बनाई है, एक बार वो संक्षेप में अपनी जीवनी भी दर्शकों के सामने रखें। और ओटीटी का जलवा इस कार्यक्रम का हमने नाम रखा हुआ है, तो क्या वास्तव में ओटीटी ने आकर अब बाकी सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया है? बड़े बड़े जो एक्टर हैं वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब हैं इस वक्त। तो पहले तो रोल मॉडल वाली बात मैं बता देता हूँ। हम लोग छोटे थे ना, तो एक आदर्श बालक का एक वो पोस्टर मिलता था 2 रुपए का। तो उसमें वो जो काम करता था लड़का, सही समय पे उठना, ठीक से खाना, ठीक से पढ़ना, ये सारे काम करके आप मेरे तक नहीं पहुंच सकते। तो वो जो सारी की सारी बात थी कि जो भी आपको टेम्पलेट एक दिया गया, जैसे मैं टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ लड़का, जिसको बताया गया बेटा इंजीनियरिंग कर लो, कर ली, समझ में नहीं आया कुछ और ज़्यादा पैसे बढ़ाने, एमबीए करना है कर लो, उसके बाद नौकरी कर ली। लेकिन जब आप सब कुछ पा जाते हो, बहुत जल्दी ठीक ठाक पैकेज हो जाता है, सब हो जाता है, आपको ना हर किसी को, जो भी यहाँ पे बैठा है, चाहे वो पीछे हैं, आगे हैं और सबसे आगे हैं, सोने से पहले ना हम लोगों को रोज एक ख्याल आता है, ठीक सोने से पहले, कि क्या हम वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब मुझे ख्याल आना शुरू हुए, तो मुझे और कोई बेचैनी मिटाने का तरीका नहीं समझ में आया। मुझे लगा कि एक ही काम आता है थोड़ा बहुत, और हमारे जिस नौकरी में मैं था, हमारे बॉस इतने अच्छे थे कि उनको जिम विम करना होता था, तो 6 बजे हम लोग को छोड़ के चले जाते थे, हम लोग 10 बजे तक काम करते रहते थे। तो मैं उस बोरियत को, उस फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए मैं हर संडे कहानी लिख के सोमवार को सुनाता था। और जब सोमवार को सुनाता था तो वो पूरा एक, जैसे सत्यनारायण की कथा में मजमा लगता है, तो ऐसे सब लोग सुनते थे और बताते थे कि अरे यार ये सही है यार, इसकी कहानी लिख दी, उसकी कहानी लिख दी। तो वो बड़ा दौर था। और फिर धीरे धीरे उसमें लगा कि हाँ, यहाँ गुंजाइश है कि जहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ कुछ भी, क्योंकि किताब इकलौता मीडियम है इस दुनिया में जहाँ पे लगभग कोई सेंसर नहीं है। आज की डेट में तो कम से कम उससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कोई स्पेस नहीं है। और वहाँ धीरे धीरे वो किताबें गलती से बिकने लगी। PS1 के बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। अब PS1 की तो कहानी मैं चमत्कार की तरीके से, जैसे मैं जब शाहजहांपुर, एक बड़ी छोटी जगह है, वहाँ पे मैंने दिल से देखी थी, तो हम लोग सोचते थे ना, वो शाहरुख खान जिस पिक्चर में आ रहा है ना, ये लोग कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं। वहाँ पे एक आता था, जब फिल्म खत्म होती ना तो आता है फिल्म बाई मणिरत्नम। हमें लगता था ये जैसे ना, यहाँ से मेरी और मणिरत्नम सर की जो दूरी है ना, वो 7-8 जन्मों की है, ऐसा लगता था। तो जब उनके साथ काम किया, मैं बताता हूँ वो किस्सा क्या रहा, क्यों मतलब मुझे मिला वो मौका काम करने का, क्योंकि मैं फिल्म का राइटर वैसा नहीं था और किताब की दुनिया से आता था। उन लोगों को जब PS1 क्रिएट कर रहे थे, तो एक ऐसी दुनिया चाहिए थी 9th 10th 11th सेंचुरी की, जो फ्रेश हो बोलने में, जहाँ पे कुछ ऐसी बात हो जो हम टीवी में नहीं कर रहे, क्योंकि टीवी में एक टिपिकल ट्रूप है माइथोलॉजी या हिस्टोरिकल शोज़ को लिखने का। तो वो उन्होंने बुलाया, मिले विले, और मैं उस समय, देखिए किताब पढ़ने का सभी लोग, हम लोग अग्री करेंगे, बहुत फ़ायदा मिलता है। मेरे पास राहिज मासूम रज़ा साहब का महाभारत का पहला एपिसोड था, आपने भी महाभारत का नाम लिया था, वो पहले एपिसोड का स्क्रीन प्ले विद डायलॉग था मेरे पास, मैंने कहीं बड़ा ढूंढ ढांड के निकाला था। तो मैं लेके गया, मैंने अप्रोच बताया, और मनी सर बहुत कम बात करते हैं। पहले तो उनकी टीम ने मेरे साथ ये मजाक किया कि मनी सर हिंदी समझ लेते हैं, तो मैंने हिंदी में ही बात करना शुरू की। तो थोड़ी देर बाद फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये गलत है, यहाँ का रनिंग जोक है, जो भी नॉर्थ वाले आते हैं उनके साथ वो ऐसे ही करते हैं, और बॉम्बे से जो लोग आते हैं। तो फिर उन्होंने बोला, और जैसे मनी सर से जब मिलना होता है या जब होता है, तो ये लगता है ना कि सामने पीछे ना बैकग्राउंड में बॉम्बे चल रही है, दिल से चल रही है, शाहरुख खान आ रहे हैं, वो गाने दिख रहे हैं, रावण दिख रही है, ओके कनमनी दिख रही है, दुनिया भर की फिल्में। तो वो मुझे बहुत, और एक चीज़ से बात ये ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे तो मैं पूरा टाइम ही खा जाऊँगा इसमें, कि जो अप्रोच है साउथ में, क्यों साउथ वर्सेस जो आजकल हो रहा है, वो लोग जिस तरीके से काम करते हैं वहाँ पे, जब आप जाता हूँ मैं चेन्नई में, तो मद्रास टॉकीज़ में जो ड्राइवर से लेके, अकाउंटेंट से लेके, जो ऑफिस बॉय तक हैं, वो भी केवल इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप राइटर हैं। वो बहुत अलग है। जैसे मैं मुंबई में, मैं चैनल साइट्स भी मैंने काम किया है, मैंने कई सारे शोज़ कमीशन भी किए हैं, और मैं उस साइड से भी देखा है मैंने इस दुनिया को। तो वो बहुत अलग ही अनुभव है, मतलब। और वो लोग एक एक चीज़ पे जितना फिक्सेट करते हैं कि हमें ये चाहिए, फिर वो जल्दबाजी नहीं करते। फिर एक बार काम समझ में आ जाए तो पैसे का लोड नहीं है,